जय हिंद साथियों। तो आज क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए टीए आर्मी ऑडिट पर लाया है, जो कि आपका एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया था। तो 2022 में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, सेम का सेम क्वेश्चन आज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। जब टाइम हो तभी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिए, और लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, और उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो भी टी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली विकलांग महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। यानी कि भारत की यानी इंडियन जो कौन है महिला जो कि विकलांग महिला है, ठीक है, और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो इन ऑप्शन को देख लीजिए। जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में है बचेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल। देखिए आपके एग्जाम में जब भी ऑप्शन आते हैं ना, तो क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये था कि विकलांग महिला, तो इनके लिए आंसर है अरुणिमा सिन्हा है। अरुणिमा सिन्हा जो है भारत की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये रहता कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला कौन सा है, तो इसका आंसर बचेंद्री पाल सही होता। लेकिन यहाँ पर विकलांग महिला है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है। क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन है। स्पोर्ट्स पर्सन ये जो है ये वॉलीबॉल का प्लेयर है, ठीक है ना, नेशनल वॉलीबॉल का प्लेयर है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है, कहाँ पर है ये। तो ऑप्शन आपके सामने में है जिनेवा, हेग, एम्स्टर्डम और वियना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, जो कि है हेग में है। कहाँ पर है हेग? तो हेग कहाँ पर है ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपको। नीदरलैंड में है। कहाँ पर ये? तो नीदरलैंड में हेग है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जो अलग अलग कंट्री में अलग कंट्री के बीच में जो विवाद होता है उसको ये सॉल्व करता है कौन? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है डिजीज जो कि वायरस से नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हैजा यानी कि कॉलेरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस और मेजल्स। तो आप देख सकते हैं चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि कोलेरा जो है, हैजा जो है, ये आपका वायरस से नहीं होता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैजा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हैजा जो होता है वो इन्फेक्शन से होता है। क्या होता है? इन्फेक्शन से होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इन्फेक्शन से होता है। और जो चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है और मिजलिस जो है, ये तीनों जो ना होता है ना, ये होता है वायरस से होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? चिकन पॉक्स हैं, हेपेटाइटिस है और मिजलिस है, और हैजा जो है इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज़ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। यानी कौन सा टिश्यू हमारे बॉडी को जो टेम्परेचर होता है गर्म रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए कि पसीने की ग्रंथि यानी कि स्वीट ग्लैंड, या फिर संयोगी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, या फिर वसा ऊतक, या फैट टिश्यू बोलते हैं इसे, या फिर हेयर, ठीक है। तो इन चारों में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा ऊतक, ठीक है। वसा ऊतक जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए जितना सारा मैंने क्वेश्चन लाया है आज, सारे आप एग्जाम में हू बहू पूछ लिए गए हैं। तो अपने आप को टीए आर्मी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और क्वेश्चन जो है आपका ओमार शीट पर होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, लेकिन जीके का क्वेश्चन जो है मेन रोल अदा करेगा यहाँ पर एग्जाम में, कि जीके का जितना क्वेश्चन आप कर पाएंगे जीके जीएस का, उतना आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसका मैथ का लेवल जो है कम ही लेवल है, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे दिया गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है फिलामेंट किससे बना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है निक्रोन, टंगस्टन, सीसा और एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन जो है इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए टंगस्टन का बल्ब के इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका अगर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है यहाँ पर। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है।
तारों की दूरी मापने का इकाई। यहाँ पर इस ऑप्शन को देख लीजिए और इनमें से अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रकाश वर्ष है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बस क्लास पर फोकस कर रहे हैं, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये चीज़ लाता हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को भी कुछ अपने तरफ से एफर्ट लगाने पड़ते हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि क्योटो प्रोटोकॉल पहली प्रतिबद्धता है जो 2008 में शुरू हुई थी और यह कब समाप्त हुई। यानी क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है ना, ग्रीन हाउस गैस जैसी ग्लोबल वार्मिंग का जो रीज़न होता है, कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में आप याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल है। तो ये स्टार्ट हुआ था 2008 में और ख़त्म कब हुआ था, यानी कि लास्ट कब हुआ था, तो आपको देखना यहाँ पर ऑप्शन से 2010 है, 2011 है, 2012 है और 2013 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग ठीक हैं। ठीक है ना, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि महासागरों की लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि मेजर सोर्स ऑफ ओशनिक सैलिनिटी क्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नदियाँ, भूमि, हवा और जलवायु से ज्वालामुखी से राख। तो अब यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, यहाँ पर हो जाएगा नदियाँ हो जाएगा, क्योंकि नदी जो होता है ना चट्टानों से, पहाड़ों से और मिट्टी से क्या गुजर के आता है ना, तो इसका जो भी अवशेष होता है ना उसको जब लेके आता है तो क्या बन जाता है, ये उसमें लवणता पाया जाता है। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं हवा से भी हवा नहीं भूमि से भी और ज्वालामुखी के राख से भी होता है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा प्रमुख है इसमें से वो है नदियाँ। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन को फटाफट जल्दी करने की कोशिश करिएगा क्योंकि एग्जाम पास में है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। देखिए यहाँ पर तो कौन सा माउंटेन है जो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर है, जो कि नेचुरल बाउंड्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं हिमालय, एंडीज, उरल और रॉकी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उरल हो जाएगा। उरल जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक है, जो कि ये रशिया के पास से ही गुजरता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, आगे है कि इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग जब भी ट्रेडिंग की बात आता है ना, ठीक है, ज़्यादातर लोग कहाँ ध्यान जाता है, तो शेयर मार्केट में ही। तो बिल्कुल सही बात है कि इनसाइड ट्रेडिंग भी जो है आपका शेयर मार्केट से ही संबंधित है। देखिए एक तो हम लोग क्या ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी होता है, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और यह होता है इलीगल तरीके से जो किया जाता है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाय या परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इनसाइड ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ये संबंधित है शेयर मार्केट से ही। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। आगे है कि कौन सा भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल कर दिया गया है। तो जैव विविधता यानी कि वहाँ पर बहुत सारे क्या एनिमल पाए जाते हैं, बहुत सारे वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में वो शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका अगर सी है वेस्टर्न घाट, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से कौन सा अबायोटिक और नवीकरणीय संसाधन है। याद रखिएगा कि अबायोटिक और देखिए एक होता है बायोटिक, बायोटिक होता है, ठीक है, एक होता है अबायोटिक, है ना, और रिन्यूएबल यानी कि फिर से दोबारा से उसको संसाधन को यूज़ किया जा सकता है। कौन सा इसमें से है, अब देख सकते हैं ऑप्शन में से, सभी ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर अगर सी पर आएंगे ना वाटर, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वाटर को हम लोगों को क्या सही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो कभी ये भी हम लोगों को जो पीने योग्य है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाद बाकी इस क्वेश्चन पर आते हैं तो ये रिन्यूएबल आपका संसाधन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाता है। आगे है कि कौन सा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एजेंसी प्रमुख है। देखिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोग्राम कौन प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, और ये उसी के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर नाबार्ड है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। तो सबसे जो ज़्यादा आपको हेल्प करता है, फंड प्रोवाइड करता है, वो करता है कौन, तो नाबार्ड करता है।
याद रखिएगा। देखिए जब भी ग्रामीण की बात हो और फंड की बात हो तो नाबार्ड को ही आपको याद रखना है। तो कभी कभी आप एग्जाम में नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप नाबार्ड का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। इसको कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, CULTUR है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल RURA रूरल डेवलपमेंट याद रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे दिया गया है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन जो है इससे पहले पर क्लास में जो मैंने लाया था और पेपर में, ये भी आपका मैंने बता दिया था। अगर आप लोगों ने क्लास पर ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो ये आपको वैसे ही बता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005 में स्टार्ट हुआ था ये अप्रैल 12 2005 में। ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे डेट आपको एग्जाम में आएगा नहीं, बस आपको ईयर आएगा, तो ईयर याद रखिएगा। ठीक है, आगे दिया गया है कि मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, यानी मिशन इंद्रधनुष जो है कौन से से संबंधित, किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जब आएंगे, बुलेट ट्रेन है, कृषि से है, बाल टीकाकरण से है और अंतरिक्ष अन्वेषण से है। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष जो है ना, यह है चाइल्ड वैक्सीनेशन से है, यानी कि बाल टीकाकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। सभी आंसर को मैच करिएगा आप लोग। ठीक है, तो भारत की राजधानी क्या है? देखिए भारत की राजधानी जो है ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, न्यू दिल्ली है। देख कभी कभी देखिए अब इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी आपको क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। भारत की राजधानी जो था 1911 से पहले, 1911 में क्या गया था, तो कलकत्ता से, CULCUTT पहले कलकत्ता को ऐसे लिखाया जाता, अब तो ऐसे लिखा जाता ना कि कोलकाता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, लेकिन पहले ऐसा लिखा जाता था। ठीक है ना, तो 1911 से पहले कलकत्ता हुआ करता था भारत की राजधानी, लेकिन 1911 के बाद क्या बन गया आपका, न्यू दिल्ली बन गया। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। आगे दिया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये शुरू किया गया था 2014 में। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे दिया है कि कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है ये कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि GST स्टैंड फॉर। देखिए GST के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देख सकते हैं सभी ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर सही किया होगा। आगे है कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। देखिए भारत के अगर मैं बात करूँ आधिकारिक भाषा में बात करूँ तो आपका टोटल कितना है? तो 22 है। कितना टोटल है? तो 22 है। लेकिन ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कितना है? ठीक है ना, तो यहाँ पर यूज़ जो किया जा रहा है यहाँ पर, तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज अभी 2 है। कौन कौन से है? वैसे 22 भी है, ठीक है ना, लेकिन अभी जो यूज़ किया जा रहा है अब हम लोगों के हर जगह पूरे इंडिया में, वो क्या है? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश। देखिए हिंदी जो है आपका देवनागरी फॉन्ट में होता है, ये जानते ही हैं, और इंग्लिश जो है ना ये ऑफिशियल लैंग्वेज आप कह सकते हैं, ऑफिशियल। देखिए ऑफिस में आपका इंग्लिश यूज़ किया जाता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी आपका लीगल चीज़ होता है उसमें आप इंग्लिश देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये भारत की आधिकारिक भाषा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ एक तो है राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी, लेकिन यहाँ पर है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और कितने हैं? तो टोटल 22 याद रखिएगा। ठीक है ना, अब आगे है क्वेश्चन में कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अब पता होगा सभी को, गंगा नदी क्या है? सबसे भारत की लंबी नदी है। ठीक है, अब आगे है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आप देखिए बहुत सारे को ये पता नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र आप याद रखिएगा, UN पता होगा आपको, यूनाइटेड नेशन पता होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर
बी हो जाता है न्यूयॉर्क हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे है कि महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज, महात्मा गांधी को और क्या कहा जाता है, तो जानते हैं आप लोग, ये कहा जाता है राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो यहाँ पर कमल जो है यानी कि लोटस जो है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है। ठीक है ना। आगे है आपका क्वेश्चन कि वो वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डॉट यहाँ पर हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में अपन एक ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है एलेक्सी लियोनोव, एलेक्सी लियोनोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर है। अब इसमें क्या है कि कई बार आपको यहाँ पर यूरी गगारिन मिल जाता है, यूरी गगारिन मिल जाता है। ठीक है ना। तो देखिए यूरी गगारिन जो है ना ये 1961 में गया था, लेकिन इसमें क्या है कि ये वॉक में मतलब स्पेस में वॉक नहीं किया था। ठीक है ना, वॉक नहीं किया था, लेकिन ये 1965 में गया था आपका एलेक्सी लियोनोव गया था, लेकिन ये वॉक भी किया था। इसीलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन में ये था कि वॉक करने वाले पर्सन टू वॉक इन स्पेस। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है। लेकिन वही बात है कि सबसे पहले व्यक्ति जो स्पेस में गया था, तो यहाँ पर यूरी गगारिन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने 25 क्वेश्चन लाया है, और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, और कौन से सिटी से क्लास देख रहे हैं आप लोग कमेंट ये भी करिएगा। बाद में क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर करिएगा उन दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, और अभी तक हम सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद जय भारत।